इससे पहले हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ा था, जिसमें हमने अपने न्यूरॉन्स, अपने ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन सब की चीजों को लेकर के क्लास 11th आपको ये भी समझना पड़ेगा, कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं हमारे अपने बॉडी सिस्टम को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा मार्क्स को कैरी करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को तो हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि ये हमारे वो बुजुर्ग हैं। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। सो क्लास 11th, वेलकम टू दिस very amazing video sections. In this video section, actually, I'm going to portray about the particular chapter that is called as chemical coordination and control. तो इससे पहले हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ा था, जिसमें हमने अपने न्यूरॉन्स, अपने ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन सब की चीज़ों को लेकर के, इस मशीनरी को लेकर के हमने समझा था कि ये हमारी बॉडी को कैसे कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है। बट क्लास 11th आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ न्यूरल कोऑर्डिनेशन से नहीं होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यस, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल्स, यानी कि बात करेंगे ग्लैंड्स की, हार्मोन्स की। यस मेरे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। और ये चैप्टर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एज अ वन शॉट, क्लास 11th के लिए स्पेसिफिकली। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं हमारे अपने बॉडी सिस्टम को। तो ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स को कैरी करता है इन योर एनुअल एग्जामिनेशन। साथ ही साथ बता दूं, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्योंकि इसमें हम डील करेंगे हार्मोन से और हम डील करेंगे बेटा जी ग्लैंड से। यस, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टॉपिक जब आप देखते हो, यू कैन सी वेरी वेल हियर, यू कैन सी वेरी वेल दैट इंट्रोडक्शन, देन वी विल टॉक अबाउट हार्मोन क्या होता है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड, उनका ओरिजिन कहाँ है, उनकी लोकेशन कहाँ है और उनका फंक्शन क्या है। ठीक, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को तो हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जो परिवार में सबसे ज़्यादा ओल्ड हैं, यानी कि दादाजी हैं ये, परदादाजी हैं ये। ठीक है, और उसके बाद थायराइड ग्लैंड। ठीक, बात करेंगे पैराथायराइड की, एड्रिनल एंड सुप्रारीनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, देन फॉलोड बाय पीनाइल ग्लैंड, followed by pancreas, finally the glands which actually help in the reproduction of the human, that is sexual reproduction, which consists of gonads and other organs which secrete the sex hormones. तो ये सारा जो टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, अलॉन्ग विथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि भाई इससे पहले का जो चैप्टर था न्यूरल सिस्टम, ठीक, तो न्यूरल सिस्टम तो कोऑर्डिनेट करता ही था, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हमें एंडोक्राइन सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, वो सिस्टम जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, दे जॉइंटली, क्या लिखा है, दैट दिस न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ मिल करके, कनकटिनेट करके, कनेक्ट करके जॉइंटली ये लोग काम करते हैं हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराने के लिए, और हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, एक्शंस करते हैं, उन सबको ये क्या करता है, रेगुलेट कराता है और इसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, तो न्यूरल मैम बता चुकी हैं, अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। तो द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी फास्ट, वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड, वेयर एज ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये बेसिकली ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर होता है, और ये होता है बेटा वाइड स्प्रेड। ये बेटा शॉर्ट लिव्ड होता है, ये आपका होता है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, नाउ शुरुआत करते हैं बेटा ग्लैंड्स। व्हाट एग्जैक्टली आर द ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड अभी आपने की शब्द सुना, उससे पहले हम समझेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड, it is the structure that produces and releases secretion in our body. secretion का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बाहर निकलती है। secrete मतलब बाहर निकलना, ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो कोई चीज secrete करते हैं, secrete out
राइट। तो हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस सिक्रीशन इन आवर बॉडी। ये क्या हो सकते हैं? इट कुड बी एनी हार्मोन, इट कुड बी सलाइवा, ये जो थूक है हमारा सलाइवा, एंड द मिल्क। तो आपने देखा कि ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं ये कुछ ना कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, फ्लूइड, ठीक है, सलाइवा, मिल्क, हॉर्मोन्स, लाइक दैट। ओके, नाउ मेरे बच्चों बात करेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये तो समझ गए। कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं? तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। सो वन इज कॉल्ड एज exocrine, the second one is called as endocrine, and the third one is called as heterocrine gland. Talking about the first gland, that is exocrine, it is with duct. duct का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक पाइप होती, पाइप, ठीक है, एक रास्ता, एक टनल जिसके आप होकर के गुजरते हो, ठीक। तो यहाँ पर भी ये जो ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट होता है, ठीक। चलिए जी, डक्ट होता है और उसके द्वारा द ग्लैंड्स दैट पोर देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट, ये देख रहे हो, ये डक्ट है। ये क्या है? ये कोई ग्लैंड है और इसमें ये डक्ट है। तो सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कहलाते हैं। इनके पास एक पाइप होती है, इनके पास एक चैनल होता है जिसके थ्रू ये सिक्रीट होते हैं। नाउ बात करेंगे एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन क्या होता है बेटा? ये डक्टलेस होता है, इसके पास कोई पाइप नहीं होती, ये डायरेक्टली सिक्रीशन करता है। देखो देख, ये डायरेक्टली क्या करता है बेटा? सिक्रीशन करता है। डायरेक्टली क्या करता है? सिक्रीशन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हमारे दादाजी, परदादाजी, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनाइल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, थायराइड, एवरीथिंग, पैराथायराइड। बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो मतलब क्या? हेट्रो मतलब इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप देखते हो बेटा, इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, यानी कि कहने का मतलब है इसके पास बेटा डक्ट भी होता है जिसके थ्रू ये सिक्रीट करता है, और बेटा इसके पास ये डायरेक्ट सिक्रीट भी करता है। तो ये डायरेक्ट सिक्रीशन भी होता है, और डक्ट के विद द हेल्प ऑफ द डक्ट ऑल्सो इट सिक्रीट्स द whatever the secretion it want to secrete out, ठीक है। तो इसमें हमारी बॉडी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है मेरे बच्चों? दैट इज पेनक्रिया। दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज। एग्जाम्पल इज पेनक्रियाटिक ग्लैंड। सो पेनक्रियाज बेटा ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी बॉडी का, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, ठीक है मैम। ग्लैंड समझ गए, और अब हम ये भी समझ गए कि ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, आपकी एनसीईआरटी आपके लिए ये पिक्चर लेकर आती है। इस पिक्चर में बॉडी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है ये। तो आपने क्या देखा? पिनाइल ग्लैंड यहाँ पर है, हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में है, पिट्यूटरी, आप देखो ब्रेन वाला सिस्टम भी पढ़ चुके हो। तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोऑर्डिनेट करने में मतलब चीज़ें समझ में आ रही होंगी किसकी लोकेशन किधर है, ठीक। फिर ये देखो, गले में हमारे थायराइड, और इधर कान के पीछे इधर नीचे पैराथायराइड, 2 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज थाइमस। थाइमस हमेशा मैम ने बताया है कि बेटा लंग्स के इस साइड में होता है थाइमस, इसीलिए जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा सा पिचकू रहता है। पिचकू क्यों? क्योंकि वहाँ पर थाइमस ग्लैंड है। और बेटा ये है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, उसके ऊपर ये किडनी है, किडनी के ऊपर बेटा ये जो 2 ग्लैंड्स है इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर मेल की बात करें तो मेल में आता है गोनाड्स यानी कि टेस्टिस, ये इसका ग्लैंड होता है। फीमेल में आती है ओवरी, ठीक है। तो ये आपने देखा लोकेशन ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे बच्चों एंड्रोक्रिनोलॉजी एक शब्द है, एंड्रोक्रिनोलॉजी, सबसे पहले इसके जो फादर कहलाते हैं उनका नाम है थॉमस एडिसन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन मतलब ये डायरेक्ट सिक्रीशन करता है ब्लड में, ठीक है। दीज ग्लैंड लैक एनी डक्ट, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। वेयर इज द ग्लैंड विद डक्ट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन वो ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है उसको एक्सोक्राइन कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। हार्मोन का मतलब क्या होता है? हार्मोन एक वर्ड है जो कि ग्रीक में बोलते हैं टू एक्साइट, ठीक है, टू एक्साइट, यानी कि ये यहाँ पर अगर हार्मोन की बात करें, सो देखो बेटा ये क्या करता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंस को बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच इज नोन एज हार्मोन्स, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मोन ग्रीक इज टू एक्साइट,
चीज़ों को बढ़ाना, चीज़ों को बढ़ाना काम करने के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो यहाँ पर क्या है, where hormone producing cells are present in the cluster or tissue formed called as organized endocrine gland. Example, pancreas, pituitary, parathyroid, pineal thyroid, thymus, adrenal and gonads. ठीक है, और एक होते हैं नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर वेयर हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड, ये इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो इन चारों को सबसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। बेटा जी, ये जो आपने अभी देखा, इसे क्या कहा, इसे कहा गया है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपके होते हैं हार्ट, दिस इज योर हार्ट, लीवर, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीआई ट्रैक्ट भी इसे बोल सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ओके मैम, वेल इनफ, समझ में आ रही है मैम चीजें। अब ये है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो वी विल नॉट गो डीप इनटू दैट क्योंकि हमें समझ में आ गई हैं चीजें। नाउ मेरे बच्चों, हार्मोन की बात करेंगे। तो हार्मोन क्या करता है बेटा, डायरेक्ट सिक्रीशन होता है इसका, इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती है, इसको किसी भी डक्ट की जरूरत है। द टर्म हार्मोन वाज, ये जो टर्म है हार्मोन, सबसे पहले इसको किसने बोला था, स्टार्लिंग ने बोला था। हार्मोन को हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर, इसका काम होता है मैसेज को पहुंचाना, तभी तो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी और कंट्रोल रहेगी। ये जो भी हम चीज़ें करते हैं, ये सब हमारा ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम हमसे करवाता है। चाहे मैम ये जेस्चर दे रही हूँ, आप बात कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, कोई भी चीज़ जो है बेटा, ये हमारा बॉडी हमसे करवाता है, जिसमें न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम होता है। बेटा इस हार्मोन को हम प्राइमरी या फिर केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। और बेटा ये आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, हार्मोन जो सबसे पहला था उसका नाम था सिक्रेटिन, जिसको कि डिस्कवर किया गया था 1902 बाय स्टार्लिंग। तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ से मान लो ये बॉडी का कोई पार्ट है और ये दूसरी बॉडी का पार्ट है, यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ जानी है, ये पास होती है बेटा हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के थ्रू इट गेट पासेस। ओके मैम, गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन का ये टेबल है, आप इसमें देखते हो कि इसका क्या नेचर है, हार्मोन और बेटा ग्लैंड। सबसे पहले देखो प्रोटीनीशियस, यानी कि जिसमें प्रोटीनीशियस नेचर है जिसका, ठीक है, वो है बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव। आपको पता है ना प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन से और न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से उससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो देखो बेटा हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, एपिफेराइन, नॉन एपिफेराइन, ये है थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल मेड्यूला। शॉर्ट पेप्टाइड, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एमएसएच, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी बात करेंगे, हाइपोथैलेमस एंड एडिनोफाइसिस। उसके बाद लॉन्ग पेप्टाइड, पैराथायराइड, इंसुलिन, थायरोएसिटोनिन एंड एसीटीएच, एड्रिनल कॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें आ जाएगा पैराथायराइड, पेनक्रियास, थायराइड एंड एडिनोहाइपोसिस। फिर बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, देन एडिनोफाइसिस। उसके बाद स्टीरॉयड में आएगा मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसमें आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी। कौन सा हार्मोन किधर से रिलीज होता है, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, ये केमिकल है। हार्मोन क्या है बेटा, एक केमिकल है जो कि कंटेन करता है किसी मैसेज को, इसको मैसेज को पहुंचाना है। कहाँ रहता है, इस जगह पे रहता है, ये हार्मोन इस जगह पे रहता है। जैसे ये है थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड, एपिफेरन, थायराइड ग्लैंड, नॉन एपिफेरन, एड्रिनल, ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, सो अब हम बात करेंगे बेटा किस चीज़ की, हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है, मैकेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स है इनका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको बता दें मैकेनिज्म आपके दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, जब एक बार हार्मोन एंटर हो गया ब्लड स्ट्रीम में, इट कैन रीच ऑलमोस्ट टू एनी सेल इन द बॉडी। जैसे ही मान लो हार्मोन ब्लड के साथ आया, आपको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ये जो हार्मोन है ये भी क्या करेगा बेटा, सर्कुलेट होगा। ठीक है मैम,
However, each hormone affects only certain kind of cell which is called as target cell. तो देखो लेकिन मेरे बच्चों, ये जो हार्मोन है ना, हर सेल को टारगेट नहीं करेगा, ये उसी सेल को टारगेट करेगा जिससे इसका मतलब है। तो उस सेल को कह दिया टारगेट सेल। जब ये हार्मोन ब्लड के साथ मूव करता है, करता ही है, हर जगह करता है, तो क्या हर सेल को ये टारगेट करेगा? नहीं, इसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसी सेल को ये टारगेट करता है, उसे कहते हैं टारगेट सेल। ठीक है मैम। ऑल हॉर्मोन्स डू नॉट एक्ट इन द सेम वे ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर। देखो बेटा, कोई भी हार्मोन अगर अपना काम करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए, ठीक है ना, रिसेप्टर चाहिए। तो बेटा वो रिसेप्टर वहीं होते हैं जहाँ पे उसका टारगेट सेल होता है। तो टारगेट सेल में लगे होते हैं क्या? रिसेप्टर, वो उस हार्मोन को वहीं पे ट्रैप करते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि मैकेनिज्म दो टाइप का है, एक है वाटर सॉल्युबल हार्मोन, एक है बेटा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड एट टारगेट टिश्यू ओनली। तो जो टारगेट टिश्यू है वहीं पर रिसेप्टर होता है, वो उस हार्मोन को ट्रैप करता है या रिसीव करता है। ठीक है, चलिए, हार्मोन रिसेप्टर जो होता है बेटा, वो प्रेजेंट होता है सेल के सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और बेटा ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? इनसाइड द टारगेट सेल, जिसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो आपने यहाँ पर देखा बेटा कि यहाँ पर दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, एक है हार्मोन रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर बेटा? सेल मेम्ब्रेन पे, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। दूसरा जो रिसेप्टर होता है उसे हम कहते हैं बेटा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो प्रेजेंट होते हैं, ये किधर प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके मैम। चलिए, तो बात करेंगे वाटर सॉल्युबल की। वाटर सॉल्युबल हार्मोन विच interact with membrane, hormone which interact with the membrane bound receptor, यानी कि मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर मौजूद है ये हार्मोन उसके साथ इंटरेक्ट करता है। नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, लेकिन टारगेट सेल के अंदर नहीं जाता, ठीक है, ऊपर से ही उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ओके मैम। बट ये जनरेट करता है, जब हार्मोन आ ही गया है तो ये कुछ मैसेज तो लेकर आएगा ना, ठीक है, तो ये जनरेट करता है बेटा सेकेंडरी मैसेंजर, जिसे हम साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम वगैरह कह सकते हैं, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो देखो मेरे बच्चों, ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो मैम कितने अच्छे से अपना होमवर्क करके आई हैं, इजंट इट? हाँ जी, आ रही बात समझ में? चलो, यस मेरे बच्चों, तो देखिए वाटर सॉल्युबल की बात कर रहे थे, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं। ये देखो, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पर मेम्ब्रेन बाउंड क्या है बेटा? रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर इस हार्मोन को रिसीव करते हैं। ये हार्मोन ठीक है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहते हैं। तो देखो, प्रोटीनिशियस एंड डेरिवेटिव हार्मोन आर इनसॉल्युबल इन लिपिड्स, हेंस कांट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट नीड रिसेप्टर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा? इनको रिसेप्टर चाहिए। विदाउट रिसेप्टर ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा जी? ये होते हैं आपके प्रोटीनिशियस एंड डेरिवेटिव हार्मोन्स, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? दे आर इनसॉल्युबल इन लिपिड्स, हेंस दे कांट क्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे नीड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब ये देखा, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर में क्या होता है? न्यूक्लियर में रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली इसको क्रॉस करता है। ठीक है, तो दो रिसेप्टर्स को मैंने यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताया है। ये क्या है? ये है बेटा आयोडीनेटेड हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ये आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को विदाउट एनी रिसेप्टर। इनको रिसेप्टर नहीं चाहिए और ये क्या कर सकते हैं? बिना रिसेप्टर के ही इस मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये हैं वाटर सॉल्युबल, इन्हें तो भैया रिसेप्टर चाहिए होगा।
ठीक है, ये देखो, ये देखो रेस्पॉन्स 1, यहाँ पे क्या, ये कोई हार्मोन आया, ठीक है, यहाँ पर इसको एक रिसेप्टर चाहिए होगा जो इसको रिसीव करे, ठीक है, उसके बाद ही ये फिर क्या करेगा, जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर को, और ये सेकेंडरी मैसेंजर हमारी बॉडी में जनरेट करेगा किसी साइक्लिक प्रोसेस को, जैसे कि आपने सुना होगा ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ये सब क्या होता है, ये तो ग्लूकोज बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो साइकिल होती है वो होती है बेटा जी एएमपी, या फिर कैल्शियम को ये रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है, और फिर हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या हैं, यही जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया, इसी के बेटा ये स्टेप्स हैं। हार्मोन बाइंड्स विथ रिसेप्टर, रिलीज द सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज सीएमपी, कैल्शियम, साइक्लिन एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। सीएमपी को क्या बोलते हैं, साइक्लिन एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं जो कि बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। समझ में आ गया मैकेनिज्म, वेरी इजी। बात है दूसरा, लिपिड। बेटा लिपिड वाला भी तो हमने देख लिया ना, इस न्यूक्लियर रिसेप्टर को ही, इस न्यूक्लियर रिसेप्टर को ही हम क्या कह सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल भी कह सकते हैं, इसी को हम लिपिड सॉल्युबल भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी कि ये हार्मोन सीधा अंदर चला गया मेम्ब्रेन के, ठीक है, ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, क्रोमोसोम के फंक्शंस को उनके साथ इंटरेक्ट करके, और बेटा यहाँ पर ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ द जीन, जीन मतलब डीएनए, जीन मतलब डीएनए, ठीक है बेटा, जिससे बायोकेमिकल एक्शन और फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम, मैं डायग्राम पहले ही बना चुकी हूँ, ये बुक की डायग्राम है। ये हार्मोन डायरेक्टली आ गया, अंदर आ गया, अंदर इंट्रासेलुलर, ठीक है, और यहाँ पर इसको, ये रिसेप्टर अंदर आता है, हार्मोन के, ये हार्मोन अंदर आता है, रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और डायरेक्टली हमारे जीन, हमारे आरएनए, जीन मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनके साथ इंटरेक्ट करता है, और हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही करता है, ठीक है, दोनों ही करता है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म समझ गए, न्यूक्लियर रिसेप्टर का ये भी मैंने चीज़ लिख दी है, न्यूक्लियर रिसेप्टर की ये चीज़ आपको दिखती है, और आप इसको नोट भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, ठीक है, नोट भी कर सकते हो मेरे साथ साथ। हार्मोन क्रॉसेस मेम्ब्रेन, बाइंड्स टू रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बाइंड विथ डीएनए और आरएनए और जीन और प्रोटीन, ठीक है, और ये करता है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से, और कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में, समझने में, क्योंकि ये हमने मैकेनिज्म जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। यहाँ पे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी एक पूरी लिस्ट है, लिस्ट आपने देखी थी अभी भी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस बेटा इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज सेल्स जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को ही हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है, न्यूरॉन्स को हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। और यहाँ पर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है हाइपोथैलेमस, यानी कि हमारे परिवार की जो सबसे बुजुर्ग
इंसान हैं वो ये हैं। बात करेंगे इनके ओरिजिन की। ओरिजिन ओरिजिन क्या है बेटा इनका? एक्टोडर्मल है, लोकेशन है इनका ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन में भी मैम पढ़ा चुकी हैं ऑलरेडी, ब्रेन में भी यहाँ पे ये मिलता है डाइनसेफेलॉन में, डाइनसेफेलॉन, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। अब देखो मैंने बात की थी न्यूरो सेक्रेटरी सेल की, तो ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी वाया अ सिस्टम कॉल्ड एज हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजल मैम क्लास में बता चुकी हैं, बट स्टिल आपको बता दें ये पोर्टल सिस्टम्स होते हैं जो कि ब्रेन को डायरेक्टली सिग्नल नहीं देते हैं, किसी और ऑर्गन के थ्रू देते हैं, किसी और ऑर्गन के थ्रू देते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, ये जो न्यूरॉन्स हैं या न्यूरल सेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। किधर से बाहर निकालते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसको हम कहते हैं हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम। दूसरा, यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स हैं या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये बेटा हियर इट डायरेक्टली सिक्रीट और स्टोर द हार्मोन थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड था बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोफिजल सिस्टम कहते हैं। चलो अब हम ये देखते हैं ये पर्टिकुलर डायग्राम। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये हमारे ग्लैंड का है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सो दिस इज आवर व्हाट? दिस इज आवर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके मैम। हाइपोथैलेमस दादाजी, सारा काम करते हैं दादाजी, और इसको मतलब यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो दादाजी बनाते हैं, लेकिन इसको कौन स्टोर करके बैठा हुआ है? जैसे एक लॉजिस्टिक होता है ना, सामान आया, सामान को हम कहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे मम्मा आपकी ग्रॉसरी लेकर आती है, पूरा घर का राशन लेकर आती हैं और उसको किसी बड़े से डिब्बे में या ऐसे स्टोर करके रखती हैं, जब भी चाहिए होता है फिर उस डिब्बे से निकालती हैं और यूज़ करती हैं। तो उसी तरीके से बेटा जी यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस है सारा काम ये करता है। और ये क्या है? ये वाला, ये दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला बेटा जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन से, ये देखो पोर्टल सर्कुलेशन से जुड़ा है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं जुड़ा है, ये डायरेक्टली न्यूरॉन से जुड़ा है। यहाँ पर न्यूरॉन के पास क्या है? हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम है, और ये दोनों मिलकर के जुड़े हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये देखो मैम पहले से डायग्राम बना के आई हैं, पहले से डायग्राम बनाकर आई हैं। तो ये क्या है मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस, ठीक है मैम। ये क्या है? हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम। इस सिस्टम से जुड़ा है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस, एडिनो हाइपोफिसिस। यहाँ पर न्यूरॉन्स से डायरेक्टली जुड़ा है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। इसको एडिनो, इसको न्यूरो, ठीक है बच्चा? ठीक है मैम। अब आपको बता दें हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है, क्योंकि दादाजी है ना, ये ऑर्डर देगा कि भाई तुम लोग काम नहीं कर रहे, तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे, जाओ काम करो, ठीक है, जाओ काम करो। तो दादाजी क्या करते हैं मेरे बच्चों? ऑर्डर देते हैं, ठीक है मैम, ओके। तो इन्होंने ऑर्डर दिया, और यहाँ पर ये ऑर्डर देते हैं तो दो चीज़ होती है, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा। मतलब या तो काम किया जाएगा यानी कि हार्मोन को रिलीज किया जाएगा, या तो हार्मोन को इनहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा। देखो बेटा रोकना भी एक काम है और रिलीज करना भी एक काम है, तो काम तो दोनों है। तो अगर दादाजी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, इसको इनहिबिट करो, स्टॉप करो, तो इसको स्टॉप करना होगा, ठीक, समझ में आ गया? ये भी एक काम है। और बेटा अभी हार्मोन रिलीज नहीं हुए, हार्मोन रिलीज करो करो करो, तो ये क्या करता है? रिलीज करता है हार्मोन को, ठीक है। तो ये भी एक काम हुआ। तो आपको बता दें ये जो हाइपोथैलेमस का ये जो पोर्शन होता है, ये हमारे गले की तरह होता है, गले की तरह, यानी कि नेक होता है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम करता क्या है? ये बेटा कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये बेटा ये नेक कनेक्ट करता है, ठीक है। आ सकता है कि इनफंडिबुलम का यूज क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे बेटा कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं। भाई देखो, पैराग्राफ में पढ़ने में क्या होता, मजा नहीं आता, तो मैम ने क्या किया है, पहले ही से ही टेबल बना लिया है। तो टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से उनका देखो, हम पढ़ेंगे हार्मोन का नाम, फिर हम पढ़ेंगे उसका टारगेट एरिया क्या है, फिर हम देखेंगे वो फंक्शन क्या करता है, फिर वो फंक्शन क्या करता है। तो ये बेटा, ये जो तरीका है ना लिखने का, टेबल बना बना के, ये आपको इतना अच्छा लगने वाला है, मैं आपको बताऊं, आई कैन बेट ऑन दिस। और आपको बता दें मेरे बच्चों कि आपको ये भी बता दें कि आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए भी यही पैटर्न सूट करेगा। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन्स होती हैं, तो इसमें बेटा हार्मोन, इतना सारा हार्मोन है, पढ़ना है, उसका लोकेशन क्या है, टारगेट एरिया क्या है, टेबल से पढ़ लो, चक दे फट्टे। ठीक है, तो देखो बेटा जी, नेम GHRH, मैं इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। GH मतलब ग्रोथ, H मतलब हार्मोन, R का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जहां पर भी बेटा वर्ड आएगा RH रिलीजिंग हार्मोन, IH इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को कठिनाई ना हो, क्योंकि तुम लोग तो स्पून फीडिंग वाले बच्चे हो। मैंने क्या बोला, जब RH होगा तो उसे हम कहेंगे रिलीजिंग, हम उसे कहेंगे रिलीजिंग, ओहो, रिलीजिंग हार्मोन। ओके ओके मैम। IH होगा तो उसे हम कहेंगे इनहिबिटिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यानी कि हम इसे कहेंगे कि भाई इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके मैम, डन मैम, समझ में आ गया मैम। मैम आप तो यार, आप इतनी प्यारी सी हो ना, क्या बताया जाए मैम, आप हमें यूं पढ़ा देती हैं बायोलॉजी को इस तरीके से, जिसे कहते हैं ना पोर करके, एकदम घोल के पिला देना ग्लूकॉन डी की तरह। चलो मेरे बच्चों, तो ये इसके टारगेट एरिया है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी। फंक्शन क्या है बेटा, ये रिलीज करता है हार्मोन को, RH है ना, रिलीजिंग हार्मोन। फिर देखो बेटा, इसको हम सोमैटोक्रेनिन भी कहते हैं, GHRH को हम सोमैटोक्रेनिन भी कहते हैं। दूसरा है बेटा GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इसे हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये क्रेनिन क्रिएट करता है, रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन स्टॉप करता है, स्टैटिन स्टॉप। बेटा ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये RH था रिलीजिंग हार्मोन, ये है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा MSH-RH। RH है तो मतलब रिलीजिंग हार्मोन। MSH का फुल फॉर्म क्या है बेटा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हमारी बॉडी का जो कलर होता है स्किन का, इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं मेलानिन। ठीक है, जो किसी को डार्क, किसी को व्हीटिश कलर, किसी को फेयर कलर ऐसा बना देता है। तो यहां पर भी क्या है, MSH-RH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी इसका टारगेट एरिया है, और ये क्या करता है, रिलीज करता है किसको बेटा, MSH को, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। फिर बात करेंगे MSH-IH। IH का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, MSH का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इसकी भी जगह वही होगी एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या करेगा, IH है तो इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ MSH, MSH को रिलीज करने नहीं देगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर हम बात करेंगे बेटा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ हार्मोन की। ये बेटा है PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या होता है बेटा, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब उसकी बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो उसकी बॉडी से निकलता है मिल्क। मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। अब ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये रिलीजेस द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है मैम। PRL IH, ये था RH। देखो PRL दोनों जगह पे, एक RH एक IH, ये हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ द प्रोलैक्टिन। सेवेंथ हार्मोन है GnRH। बेटा GN का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन। GN मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जहां पर भी आपको वर्ड्स आए गोनाडो या फिर गोनाड्स, इसका मतलब समझ जाना, हम बात कर रहे हैं बेटा सेक्स हार्मोन की। मेल्स में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है बेटा ओवरी या ओव्यूल्स। ठीक है, चलो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे होता है बेटा। ये रिलीज करता है दो टाइप के हार्मोन्स, एक जिसे कहते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन में दो हार्मोन्स होते हैं, एक FSH और एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों मेल फीमेल दोनों में मिलता है।
फिर हम बात करेंगे मेरे बच्चों 8th और 9th हार्मोन की। 9 हार्मोन्स होते हैं। ये देखो ACTH एड्रीनो, ए से एड्रीनो, सी से कॉर्टिको, टी से ट्रॉपिक, एच से रिलीजिंग हार्मोन। RH है ना, रिलीजिंग हार्मोन। तो एड्रीनो कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसकी जगह इसको कौन रिलीज करता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये रिलीज करता है बेटा कॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज करता है? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, इस कंडीशन में ये रिलीज होता है बहुत ज़्यादा बॉडी से। ठीक है। फिर बात करेंगे TSH RH। TSH का मतलब क्या होता है? T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग, RH से मतलब रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। TSH ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी करता है और ये रिलीज करता है बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। आपको पता है हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, तो ये भी जो हार्मोन है यहाँ से रिलीज होता है, थायराइड। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नाउ मेरे बच्चों हम बात करेंगे किस चीज़ की? हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक आपने देखा था एडिनोफाइसिस और एक आपने देखा था बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। आप याद आ गया कि नहीं आया? ये वाला। ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या था? आपका एडिनोफाइसिस। और बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या था? न्यूरोफाइसिस। न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्ट था। यहाँ पर बेटा न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था, ये पोर्टल सिस्टम के साथ कनेक्ट था। न्यूरॉन से पोर्टल सिस्टम से ये कनेक्ट था। ठीक है मैम। तो वही लिखा हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ रहता है, ये रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। उसके बाद ये बेसिकली 75% सिक्रीशन करता है। तो आपको ये अपने दिमाग में, अपने भेजे में ये बैठा लो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे ज्यादा हार्मोन को रिलीज करता है, 75%। ठीक है। और जो बचा हुआ 25% है बेटा, वो ये करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो बेटा जी, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है या एडिनोफाइसिस होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्स डिस्टालिस और एक पार्स इंटरमीडिया। 2 पार्ट्स होते हैं। देखो अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं, ठीक है, इसी में एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। यहाँ पर इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पार्स डिस्टालिस, दूसरा वाला पार्स इंटरमीडिया। अब देखो मेरे बच्चों, ये क्या है? पार्स डिस्टालिस और ये क्या है? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है मैम। ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ होते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इवन नीट के भी एग्जाम में। फिर ये क्या है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको दिखेगा पार्स नर्वोसा। अब आपको एक चीज बता दें, हमारी बॉडी में ये जो कलर हार्मोन है यानी कि मेलानिन है, ये सिर्फ एक ही जगह से रिलीज होता है, दैट इज पार्स इंटरमीडिया। ये मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यही रिलीज करता है। क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा, इन तीनों में से कौन MSH को रिलीज करता है तो या स्टिमुलेट करता है? वो ये हार्मोन है। तो दिस इज द पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरे बच्चों, हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस में क्या हो जाए, कुछ उसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो गया, जितना ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा रिलीज हो गया, या फिर बहुत कम रिलीज हुआ, उससे बेटा कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी में। आई बात समझ में? हाँ जी। अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ तो भी बड़ी प्रॉब्लम, हार्मोन कम रिलीज हुआ तो भी बड़ी प्रॉब्लम, हो जाएगा कुछ ना कुछ लोचा बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तो देखिए बेटा जी, अगर हाइपोसिक्रीशन होता है यानी कि हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर हाइपो छोटा कम। ठीक है, हाइपो। तो यहाँ पर अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ किस चीज का बेटा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो बच्चे को क्या हो जाता है? देखो अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ तो बच्चा जो पैदा होता है उसमें बेटा ड्वार्फिज्म यानी कि बौना होता है बच्चा। दूसरा होता है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं बेटा एक्रोमिक्रिया। ये क्या होता है बेटा? ये आपका बिफोर प्यूबर्टी और ये भी बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि जब आप छोटे बच्चे रहते हो, जब आप प्यूबर्टी मतलब क्या, प्यूबर्टी हिट करती है, आपके हार्मोन्स, गोनाडो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। फीमेल्स में बेटा उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखते हो मेरे बच्चों, यहाँ पर बिफोर प्यूबर्टी दोनों में हो रहा है। यहाँ पर हाइट छोटी हो जाती है, बौना बौना, ठीक है, मिड गेट्स, ठीक है, उससे कहते हैं मिड गेट्स। यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी साइज, यानी कि हाथ लंबे या हाथ छोटे, हाथ छोटे ही हो जाते हैं, लंबे तो नहीं होते, है ना। क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम इसमें हाइपोसिक्रेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि चीज़ें छोटी हैं, कम हैं, हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं, फिंगर्स भी छोटे छोटे, ये जो हमारे फिंगर्स है छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या रहता है, एरोमिक्रिया, ठीक है। अगर हो जाए हाइपर सिक्रीशन तो क्या होता है बेटा, जाइंटिज्म, खली जितने बड़े, खली को देखा किसी ने, WWF फाइटर खली, भाई वो तो उसको कौन नहीं जानता, इतनी लंबी हाइट, उसके हाथ पैर भी इतने लंबे लंबे हैं कि पूछो मत, ठीक है, हाथ पैर भी इतने लंबे लंबे हैं कि पूछो ही मत। तो मेरे बच्चों आप क्या देखते हो, अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए ग्रोथ हार्मोन, क्या कहता है, जाइंटनिज्म, बिफोर प्यूबर्टी जाइंट जैसे लंबी लंबी हाइट, और एक है एक्रोमेगली आफ्टर प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के बाद होता है। इसमें क्या होता है, हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आपके एग्जाम में आता है एक्रोमिक्रिया, मिक्रिया, ठीक है, माइक्रो छोटा, मिक्रिया छोटा। अगर मैं बात करूं एक्रोमेगली की, तो मेगलिया वाला कौन सा होता है बेटा, बहुत बड़ा, हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, एक्रोमेगली, मेगली का मतलब हाथ पैर बहुत लंबे, लार्ज हैंड, हाथ देखो कितना बड़ा हाथ है इसका, ठीक है ना, कितना बड़ा, कानून के हाथ से भी बड़ा हाथ है, हे भगवान कितना पुअर जोक मारा है मैंने, है ना। इसका मुंह भी देखो कितना बड़ा, इसका चिन भी देखो कितना बड़ा, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है बेटा, एक्रोमेगली। और ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें क्या आप देखते हो, इट डू नॉट हैव एनी हार्मोन ऑफ इट्स ओन, इसके पास अपना कोई हार्मोन ही नहीं है, इसको डिपेंड होना पड़ता है। इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज न्यूरो रेगुलेटरी हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर बेटा दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारा न्यूरॉन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही रिलीज करता है। पहला है वेसोप्रेसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब आपको बता दें, ये जितने भी ये दोनों जो हार्मोन्स हैं बेटा, ये स्टोर्ड होते हैं कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर हो जाते हैं। ओके मैम, अब आपको बता दें बेटा, ये जो वेसोप्रेसिन है इसको हम ADH भी कहते हैं। इट एक्ट मेनली एज द, ये क्या करता है बेटा, ये किडनी पे काम करता है और किडनी में बेटा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है, ठीक है, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आप लोग नेफ्रॉन्स किडनी पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको ये भी पता है कि वहाँ पर क्या होता है, PCT एंड DCT। अगर मैं आपको हार्मोन्स के बाद आपको मैं अगर डायग्राम याद दिलाऊं नेफ्रॉन्स का, क्या था बेटा, यहाँ पे क्या था, ग्लोमेरुलस, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था बेटा, लूप ऑफ हैनेली, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था बेटा, यहाँ पे था PCT और उसके बाद लूप ऑफ हैनेली, है ना, याद आया। सो दिस इज व्हाट, लूप ऑफ हैनेली। एंड देन यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था मेरे बच्चों DCT और उसके बाद ये था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल PCT, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, DCT, ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT। तो आपने देखा PCT DCT, ये जो DCT होता है ये क्या करता है बेटा, ये करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि यहाँ पे बोला गया है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस लिए कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर है वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द DCT कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन्स देयर बाय रेड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमारी यूरिन से पानी कम निकलता है।
है ना, हमारे यूरिन से बहुत ज़्यादा पानी ना निकले, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जो हार्मोन होता है उसका नाम है वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन। और बेटा इसी को हम कहते हैं डायूरेसिस, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एडीएच। एडीएच का मतलब क्या होता है? एंटी डी से डायूरेटिक, एच से हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बात समझ में? वेरी गुड। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, अगर मान लो ये एडीएच हाइपोसिक्रेट हो गया, ठीक है ना, वैसे इसका काम है कंट्रोल करना, लेकिन अगर ये बहुत हाइपो मतलब कम कम सिक्रेट हुआ, तो मेरे बच्चों ये क्या करेगा? ये डायबिटीज इंसिपिडस कर देगा। टेस्टलेस यूरिन और ड्रिंकर्स डिजीज इसे कहते हैं। ठीक है, ड्रिंकर्स डिजीज इसे कहते हैं। विच इज कैरेक्टराइज बाई पॉलीयूरिया, यूरिया निकलता है यूरिन से। डायलेटेड यूरिन, यूरिन बहुत ज़्यादा निकलता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है और इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, आपका बीपी भी कम हो जाता है और आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या अल्कोहल जब पीते हो तो इस तरीके से आपका एडीएच क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन है उसे कहते हैं मेरे बच्चों ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये जो हार्मोन होता है बेटा, ये पार्चुरेशन क्या होता है मैम? नहीं पता मैम, बता दीजिए बेटा। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड डिलीवरी। जब मम्मा जो है बेबी की चाइल्ड डिलीवरी होती है, कराती है, तो ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसको कहते हैं पार्चुरेशन हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है फास्ट एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जी ये यहाँ पेट में ना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि बच्चा बाहर निकल जाए, जल्दी से बच्चा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि यूटेराइन कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और बेटा लेबर पेन स्टार्ट होता है और चाइल्ड का जन्म हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैम ने लिखी है कि इसको हम एडीएच कहते हैं। ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी में, नेफ्रॉन के अंदर। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड करता है। जो आपका यूट्रस है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस को ये देखता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, हेल्प करता है मिल्क की इजेक्शन में। अब क्या है भाई, बच्चा हो गया है पैदा, तो बच्चे को मम्मा का मदर फीड भी तो करना है, तो ये मदर फीड यानी कि मिल्क का इजेक्शन भी कराता है। ठीक है बच्चा, फिर देखो मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। हमने पोस्टीरियर पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसमें से 75% सिक्रीशन होता है। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नाउ गाइस, यहां पर मैंने हार्मोन के नाम लिखे हैं, एरिया और उसका फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये कहाँ टारगेट करता है? हमारे पूरे जनरल एरिया में, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, जनरल पार्ट्स। और ये क्या करता है? ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी की हाइट, हमारी बॉडी की चौड़ाई, ये सारी चीज़ें करता है। नाउ दूसरा है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि हमारी बॉडी का जो फेस का हमारी स्किन का जो कलर होता है वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये बेटा मेलानोसाइट्स पर टारगेट करता है। मेलानोसाइट्स आपके वो सेल्स हैं जो कि स्किन टेक्सचर, स्किन कलर देते हैं। फिर देखो बेटा, ये सिक्रीट करता है एक पिगमेंट को जिसका नाम है मेलानिन, और ये डिसाइड करता है कलर ऑफ द स्किन, डार्क होगा, फेयर होगा कि वेरी फेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है पीआरएल, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ काम करता है बेटा? वुमेन के ब्रेस्ट पे, जिसे हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, इस ग्लैंड पे काम करता है। और ये क्या करता है? मिल्क को प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी। इसको कहते हैं मैमोट्रोपिक हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि फीमेल के ब्रेस्ट को मिल्क से भर देता है। ये क्या? आफ्टर द चाइल्ड डिलीवरी इन फीमेल। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है बेटा? ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, एंड इट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, इट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ थायराइड
हार्मोन। फिर बेटा ACTH यानी कि किडनी के ऊपर जो दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको ये कहाँ टारगेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है बेटा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या करता है बेटा, ओवरी पे और टेस्टिस पे क्या करता है बेटा, टारगेट एरिया करता है। ओवरी पे जब ये करता है तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स करता है, ठीक है, और टेस्टिस पे बेटा स्पर्म की फॉर्मेशन करता है मेल्स में। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि मेरे बच्चों ये टेस्टिस यानी कि मेल्स की बात कर रहे हैं, ओवरी मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल्स में बनता है स्पर्म, फीमेल में होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। हर महीने अंडे बनते हैं, और अगर अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो आपकी ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, वही होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज। फिर देखो बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी ओवरी में भी होता है, टेस्टिस में भी होता है। ओवरी मतलब फीमेल, टेस्टिस मतलब मेल। ये ओवल्यूशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, ये बेटा सिक्रीट करता है एंड्रोजन को। ठीक, चलो यहां पर बता दें आपको बेटा, ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं किसका, ओवरी का, ओवरी का स्ट्रक्चर फीमेल में, दिस इज द फीमेल। तो आपको बता दें फीमेल में बेटा ये ओवरी होती है, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी के बीच में होता है बेटा मेड्यूला। यहां पर क्या होता है, यहां पर प्राइमरी फॉलिकल, इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसे कहते हैं बेटा जी सेकेंडरी फॉलिकल, इसे कहते हैं मेरे बच्चों टर्चरी फॉलिकल। और उसके बाद ये फॉलिकल जब और बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर होता है बेटा अंडा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, यानी कि ओवल्यूशन हो जाता है। तो ये जो अंडा है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte, इसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। मैं बस आपकी जानकारी के लिए बना रही हूं, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, ये है बेटा येलो कलर बॉडी, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरी है, ये क्या है, फीमेल ओवरी। और इस ओवरी में आप ये क्या देखते हो, आप देखते हो मेरे बच्चे कि इसमें हो रहा है क्या, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ये हर महीने होता है, और ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ये किसकी वजह से हो रहा है, FSH की वजह से हो रहा है, FSH की वजह से हो रहा है। ये जो येलो कलर बॉडी है किसकी वजह से बन रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बन रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। तो आपने देखा फीमेल में ये दोनों ही हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारे गले में होता है, हमारे गले में होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तितली की शेप की होता है या H शेप का होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होते हैं बेटा, ये बाइलोब्ड होता है और H शेप का होता है। दो बाइलोब मतलब एक लोब इधर एक लोब इधर, ये देखो, ये देखो, एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो एक और एक मिलके बन गए बाई लोब्ड, ठीक है। और बेटा ये क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड होता है, और ये हमारा जो सांस की नली है यानी कि ट्रैकिया, विंड पाइप, वहाँ से होके यहाँ पर ही क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है, ये दोनों लोब्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्थोमस, टू कनेक्ट बोथ द लोब्स, ठीक है, टू कनेक्ट बोथ द लोब्स, ठीक है मैम। अब देखो बेटा
ये देखो डायग्राम, थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया, और ये थायराइड ग्लैंड को काट करके अंदर का दिखाया गया, इतना नहीं देखना। देखो बेटा, ये आपका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, हाँ, ये आपका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है बेटा। ईच लोब, जो थायराइड ग्लैंड का जो दोनों लोब होता है, हर एक लोब कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। नाउ ये बेटा, ये फॉलिकल्स अलग हैं, ये गले के फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल अलग है जो मैंने ओवरी के फॉलिकल्स बताए थे, ठीक है। फॉलिकल्स मतलब यार दानेदार, कुछ कोई चीज़ दानेदार, ठीक है। अब देखो बेटा, थायराइड एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बॉडी में जो कि स्टोर करता है हार्मोन को अपने इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। ये हार्मोन को स्टोर करता है इनएक्टिव स्टेट में, ओके मैम। ये देखो, फिर देखो, अब आपको बताते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये बेसिकली दो टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एक T3, एक T4। मैम T3, T4, 3-4 क्यों है, ठीक है, 1-2 क्यों नहीं है, चलो समझते हैं। T3 का मतलब होता है ट्राई, ट्राई मतलब 3, आइडो थायराइन। आपको पता है कि हमारे नमक में, हमारे पूरे देश के नमक में, टाटा नमक में क्या है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या करता है बेटा, बेसिकली आयोडीन हमें क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने थायराइड ग्लैंड को बचाना चाहते हैं गॉइटर से। गॉइटर एक बीमारी है, घेंगा जिसे कहते हैं। जब बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये वही आइडो है। तो बेटा यहाँ पे T3 मतलब ट्राई आइडो थायराइन 20% होता है। T4 मतलब टेट्रा 4 आइडो थायराइन 80% थायरोक्सिन। तो अब देखो मैम ने क्या लिखा है पेन से, मैम क्या होमवर्क करके आई हैं, देखिए बेटा, यहाँ पे 1 इसकी बात करें, T3 की बात कर रही हूं मैं। 1 मोनो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मोनो आइडोथायरॉइन 1। और क्या होता है बेटा, 1 डाई आइडोथायरॉइन। तो डाई मतलब 2 है ना, तो एक ही होता है लेकिन 2 मॉलिक्यूल, तो 2 + 1 3, तो इसे कहते हैं ट्राई। उसके बाद दूसरे वाले में, टेट्रा वाले में क्या होता है बेटा, 2 DIT होता है, DIT मतलब ये डाई आइडोथायरॉइन। यहाँ पे 2, तो 2 × 2 4, तो ये हो गया टेट्रा आइडोथायरॉइन, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर समझते हैं सिक्रीशन ऑफ T4। ये जो हमारी बॉडी में सिक्रीशन ऑफ दिस T4 इज कंपैरेटिवली मोर देन T3। ऑब्वियस सी बात है यार, लिखा भी हुआ है कि बेटा यहाँ पे 80% सिक्रीशन होता है, ठीक, 80% सिक्रीशन होता है। फिर देखो, थायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोनाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसाइन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड है टायरोसाइन, उसका ये डेरिवेटिव होता है। बात करेंगे ओके बेटा, बात करेंगे फंक्शन की। तो ये जो थायराइड हार्मोन होता है, ये हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ये क्या करता है बेटा, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है हमारी बॉडी का, ठीक है। वो फिजिकल ग्रोथ हुआ, सेक्सुअल ग्रोथ हुआ, या फिर मेंटल ग्रोथ हुआ, ठीक है, मेंटल ग्रोथ हुआ। अब देखो मेरे बच्चों, आपको यहाँ पर एक इसका बेसल मेटाबॉलिज्म समझाती हूँ। ये आपकी चैप्टर की मतलब बुक की पिक्चर है, और ये मैम ने होमवर्क किया हुआ है, ठीक है बेटा, ये मैम ने होमवर्क किया हुआ है। तो आप क्या देखते हो इसमें, सिंपली आप देखते हो बेटा, ये हाइपोथैलेमस है, दादाजी ने क्या किया, एक सेकेंड, चलिए मैं थोड़ा सा बैठती भी हूँ। ये देखो बेटा, दादाजी ने क्या किया, TSH-IH यानी कि इनहिबिटिंग हार्मोन, TSH-RH यानी कि रिलीजिंग हार्मोन। दादाजी के हाथ में दोनों कंट्रोल है, ये रिलीज भी कर सकते हैं हार्मोन को, और ये इनहिबिट रोक भी सकते हैं। तो अब देखो बेटा जी, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी स्टोर करके रखता है, स्टोर कर लिया, ठीक है मैम। अब जब दादाजी बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई रिलीज करो थायराइड हार्मोन को रिलीज करो, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी, उसका बेटा, दादाजी का बेटा, ये क्या करता है, TSH को रिलीज करता है, ठीक है। फिर जब दादाजी बोले स्टॉप करो, तो ये हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे,
अगर ये, अब देखो, TSH को क्या करना है बेटा, रिलीज होना है। ये क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। इस समय T4 कम होता है और फिर क्या होता है, एज इट सिक्रेट लेस इन द बॉडी। तो जब रिलीज करना है हार्मोन को, तो ये जो बेटा T4 यानी कि टेट्रा वाला, टेट्रा आइडो वाला, ठीक है ना, ये कम रिलीज होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भाई मुझे और रिलीज करो, मुझे और रिलीज करो, मैं कम पड़ गया हूं, ठीक है, मुझे और खाना चाहिए। यहां पर अगर T3, बेटा ये एग्जाम्पल है, मतलब आपको ये मेटाबॉलिज्म समझना है। यहां पर बेटा ये जो T3 है, अगर ये ज्यादा रिलीज होता है तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, यानी कि हमारे ब्रेन को, और कहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा हूं, मुझे कम रिलीज करो, ठीक है, कम रिलीज करो। तो यही है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो ये सारा कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लड से होता है, ठीक है, ब्लड से होता है। बेटा थायराइड के डिसऑर्डर, अगर ये कम रिलीज हुआ तो क्या होगा, ये ज्यादा रिलीज हुआ तो क्या होगा। तो मेरे बच्चों देखो, एक जिसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब थायराइड उतना ज्यादा हार्मोन नहीं निकाल रहा है, ठीक है, हाइपो, हाइपर बहुत ज्यादा निकाल रहा है। ये देखो डिसऑर्डर हाइपोसिक्रीशन, इससे होता है बेटा क्रिएटिनिज्म एंड गॉइटर यानी कि घेंगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या हो जाता है, घेंगा, और जिसे हम गॉइटर भी कहते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है बेटा, ग्रेव्स डिजीज, हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज। और ये क्या है, इसी को हम एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। ये देखो, ये बच्चा है, इसको क्या हुआ है, क्रिटिनिज्म यानी कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में था, उसी समय पे माँ का जो थायराइड था वो कम रिलीज करता था थायरॉक्सिन हार्मोन को, जिसकी वजह से ये बच्चा डिफेक्टिव हुआ, इसका डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो गया। और मेरे बच्चों, इस बच्चे की ग्रोथ छोटी हो गई, स्टंटन ग्रोथ, ठीक है, जिसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। साथ ही साथ आप देखते हो बच्चे का मुंह खुला हुआ है, बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन हो गया है, इसका जो IQ लेवल है लो इंटेलिजेंस हो गया है, बच्चा कई मामलों में बहरा हो जाता है, इसकी स्किन का कलर एबनॉर्मल होता है, ठीक है। क्रिएटिनिज्म ये क्या करता है, फिजिकल, जो आप देख रहे हो इसी चीज़ को मैंने चार्ट में बनाया है, आपको समझ में आ रहा है। क्रिएटिनिज्म का मतलब बेटा फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है, ठीक। चलो बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड का भाई भाई होता है, भाई भाई, ठीक है। ये इसका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। दीज ग्लैंड्स आर रिमेन एम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड के साथ ही होता है, इधर होता है, उसके पीछे होता है, ठीक है। इसके 4 लोब्स होते हैं। दीज ग्लैंड सीक्रेट ओनली वन हार्मोन दैट इज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं PTH, पैराथायराइड हार्मोन। इसको हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, हम इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इट वॉज ऑबिटेन बाई कॉलिप इन प्योर फॉर्म। दिस हार्मोन इज प्रोटीनिशियस इन नेचर, ठीक है। अब देखो पैराथायराइड ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल। 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, PTH, पैराथॉर्मोन। ये देखो पैराथायराइड के पीछे होते हैं ये, सॉरी थायराइड के पीछे होते हैं ये पैराथायराइड हार्मोन। ओके मैम। देखो मेरे बच्चों, ब्लड, ये क्या है, ब्लड वेसल में ब्लड, हमारे ब्लड की जो नलियां हैं उसमें ब्लड होता है, ठीक है मैम, वेसल। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये बेसिकली 2 चीजें करता है। एक, अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए ब्लड में, ठीक है ना, कैल्शियम का लेवल अगर हाई हो जाए ब्लड में, तो ये क्या करता है बेटा, ये रिलीज करता है कैल्सीटोनिन, TCH, और उसके बाद ब्लड कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, इस बढ़े हुए कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ दिस PTH यानी कि पैराथॉर्मोन हार्मोन। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो क्या आता है बेटा, PTH। अच्छा सॉरी, एक चीज बताना था कि अगर लेवल हाई होता है तो कैल्सीटोनिन आता है,
अगर लेवल कम हो जाए कैल्शियम का, यानी कि हमारी हड्डियों को और ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम की, हमारे ब्लड में कैल्शियम नहीं है, तो बेटा ये पैराथॉरन हार्मोन रिलीज होता है और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो तो कैल्सीटोनिन उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो ब्लड में, तो पीटीएच उसके लेवल को हाई करता है। बात करेंगे बेटा एड्रिनल या सुपर रीनल ग्लैंड को। रीनल का मतलब होता है किडनी, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारी किडनी, और किडनी के ऊपर ये टोपी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं एड्रिनल। सो इट इज फाउंड ऑन द हेड, ठीक है, और बोथ द किडनीज। एड्रिनल ग्लैंड इज एक्टोडर्मल ये एक्टोडर्मल मीजोडर्मल ओरिजिन दोनों का ही होता है। अब देखो बेटा ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। यहाँ पर आप एड्रिनल ग्लैंड को मैंने 3 पार्ट्स में दिखाया हुआ है कलरफुल वे में। यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये बीच वाला कहलाता है कॉर्टेक्स, ओके मैम, डन मैम। ये रेड कलर वाला कहलाता है जोना फेसिकुलोसा, फेसिकुलोसा। ये ग्रीन वाला कहलाता है जोना रेटिकुलोरिसिस, रेटिकुलोरिसिस। और बेटा ये ब्लू वाला कहलाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। ये देखो ये इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है। हमारी किडनी के ऊपर इस ट्रायंगुलर शेप का एक ये ग्लैंड होता है, और ठीक है, और बेटा इसको जब हम इंटीरियर देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड होता है, ठीक है बच्चा। 1 मिनट रुक जाइए। ओके ठीक है बेटा, चलो बात करेंगे इन सारे पार्ट्स की। सबसे पहले एड्रिनल मेड्यूला, ये 25% होता है, इसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता, इनर मोस्ट होता है ये सबसे अंदर वाला। एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है बेटा। ये कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, तो आप ये देखते हो ये रिलीज करता है कैटकोलामाइन को, इपीफराइन या एड्रेनालाइन को, और ये रिलीज करता है नॉन एपिफराइन जिसको हम नॉन एड्रेलिन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये 75% प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें ये 3 इसके जोन्स होते हैं, जोना आपका रेटिकुलोरिसिस, जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फेसिकुलोसा। अब ये इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, और हार्मोन ये रिलीज करता है कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो बेटा ये जो एड्रिनल मेड्यूलर हार्मोन होता है, जिसे अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कैटकोलामाइंस, इसकी मेड्यूलर की हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, फिर हम कॉर्टेक्स हार्मोन की बात करेंगे। तो बेटा ये जो मेड्यूलरी हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट, फियर एंड फ्लाइट। मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप किसी से लड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपको डर हो, फाइट, फियर एंड फ्लाइट, ठीक है, भागना हो, कहीं दौड़ना हो, तो उस समय ये कैटकोलामाइन हार्मोन रिलीज होता है। ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, गुस्से में इंसान की सांस फूलने लगती है, हार्ट रेट भी बढ़ने लगता है, पल्स रेट, हार्ट रेट सब बढ़ जाता है। और बेटा गूज बम्स यानी कि पॉली रिएक्शंस होते हैं, स्वेटिंग, पसीना भी आ जाता है, और गूज बम्स यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ब्लड ग्लूकोज में ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लूको यानी कि ग्लूकोज को ये तो जेनोलाइसिस तोड़ता है, और एक जगह पे ग्लूकोजिनोजेनेसिस करता है, यानी कि ग्लूकोज को बनाता है। जेनेसिस मतलब बनाना, लाइसिस मतलब तोड़ना। ये क्या करता है, ग्लूकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, और बेटा फिर ये प्रोटीयोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस भी करता है, प्रोटीन को भी तोड़ता है, लिपिड को भी तोड़ता है। फिर बात करेंगे बेटा हमारे कौन से हार्मोन की, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये चारों हार्मोन्स की बात करेंगे। कॉर्टेक्स मेडुलरी हमने बात कर लिया ये वाला, अब हम बात करेंगे इन तीनों की, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। सबसे पहले बात करेंगे मिनरल कॉर्टिकॉइड। बेटा ये रिलीज होता है जोना ग्लोमेरुलस से, मेनली एड्रेलोस्टेरोन हार्मोन को, एक तरीके का स्टीरॉयड होता है, उसको ये रिलीज करता है।
रेगुलेट करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ब्लड वॉल्यूम को, ठीक है, और ऑस्मैटिक प्रेशर को बेटा ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। बात करेंगे बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज इट इज रिलीज बाय जोना फैसिलिक्योटा, मेनली ये कॉर्टिसोल होता है। ये प्रमोट करता है बेटा आरबीसी को, फॉर्मेशन करता है आरबीसी का, यानी कि एरिथ्रोपोरेसिस करता है और बेटा ये प्रमोट करता है ग्लूकोजेनेसिस को, नाउ सेक्स कॉर्टिकॉइड जोना रेटिकुलरा, एस्ट्रोजन, और बेटा ये DHEA, मैम DHEA क्या है बेटा, ये है डाईहाइड्रो एपिएंड्रोस्टीरॉन, जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। ये कंट्रोल करता है हमारे बालों की ग्रोथ को। कभी कभी आप देखते हो कि किसी के स्किन पर भी बाल कम होते, किसी की स्किन पे ज़्यादा बाल होते, बॉडी हेयर्स। फिर आपके ये जो सर के बाल हैं इसमें भी आपके क्या होते हैं, देखो मैं भी ऐसे फ्लॉइंट कर रही हूँ, है ना, ऐसे फ्लॉइंट कर रही हूँ। ये जो सर के बाल किसी के बहुत घने होते हैं और किसी के इतने घने नहीं हो पाते। और हमारा जो प्यूबिक हेयर, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स के जो बाल हैं, वो भी सेक्स कॉर्टिकॉइड ही कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम और समझेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी को भी ये क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है सप्रेस करता है, मतलब रेगुलेट करता है सप्रेस करके। ये बहुत ही अच्छा गुड इम्यूनो सप्रेसर होता है बेटा। जिसका भी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, यानी कि लीवर का, किडनी का, आँखों का, हार्ट का, जो ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जाता है ताकि वो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। ये प्रमोट करता है लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। ये इनहिबिट करता है अमीनो एसिड का, कि सेल जो है अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब ना कर ले। ये रेगुलेट कराता है कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन। हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन और हमारे हार्ट का फंक्शन ये क्या कराता है बेटा, रेगुलेट कराता है। डिसऑर्डर बेटा, अगर इस पर्टिकुलर हार्मोन की, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन की अगर बात करें तो बेटा इससे एडिसन डिजीज हो जाता है, वीकनेस एंड फैटीग, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो जाता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तीनों जोन्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड के बारे में लिखा हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में, ठीक है, फिर ये सेक्स कॉर्टिकॉइड के बारे में, फिर एड्रिनल मेडुला के बारे में बेटा, ये जो इसका हार्मोन है एड्रिनल, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जो कि फ्लाइट, फ्राइट एंड फियर तीनों में करता है। ठीक है, अब इसका अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो एडिसन डिजीज हो जाता है, हाइपर हो जाए तो बेटा ये कुशिंग डिसिंड्रोम, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा उसका ओवर सिक्रीशन हो गया है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी को बेटा बॉडी फैट में लिपोलाइसिस, यानी कि फैट बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है जगह जगहों पे, फेस पे, गले पे, इधर कमर पे, हर जगहों पे बहुत ज़्यादा फेस पे मतलब ऐसी अनचाही जगहों पे फैट डिपॉजिट हो जाता है। फिर बात करेंगे बेटा थाइमस ग्लैंड की। बेटा ये एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। थाइमस जो होता है वो हमारे लंग्स के इधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी बेटा, ये मेजर रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज़ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखो बेटा, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये थाइमस ग्लैंड बहुत ही कैसा होता है बेटा, बड़ा होता है। और फिर भी नहीं, बल्कि मैं आपको ऐसे बताती हूँ, देखो जब बच्चा होता है तो साइज थोड़ा छोटा होता है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या इम्यूनिटी से रिलेटेड है? बिल्कुल, थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है किसको, टी सेल और बी सेल्स को। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है एंड मैचुरेशन भी होता है। किस चीज़ का मैम? बेटा टी सेल का। मैम ये टी सेल क्या करते हैं? बेटा ये टी सेल हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि थाइमस ग्लैंड हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड। तो बेटा जब बच्चा होता है तो बच्चे की इम्यूनिटी कम क्यों होती, वीक क्यों होती है? क्योंकि उसका थाइमस ग्लैंड छोटा होता है।
उसके बाद जब बीच में आप जवान होते हो, यंग होते हो, मिडिल एज वाले में आते हो, आपकी बेटर इम्यूनिटी या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड का साइज बड़ा होता है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, जब आप बुढ़े होते हो तो थाइमस ग्लैंड फिर छोटा हो जाता है, इसीलिए बुढ़ों की भी इम्यूनिटी कैसे हो जाती है? वीक हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। देखो थाइमस ग्लैंड कहाँ है? ये हमारे दोनों लंग्स हैं। उसके बीच में ये क्या है? हम इसके बीच में ये क्या है बेटा जी? थाइमस ग्लैंड है। कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, थाइमस ग्लैंड। अब हम बात करेंगे पिनाइल बॉडी की या पिनाइल ग्लैंड की। पिनाइल बॉडी ग्लैंड कहाँ होता है बेटा? ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के डायंसेफेलॉन पार्ट ऑफ ब्रेन में होता है। इसको हम एपिफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं। पिनाइल बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? थायराइड। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है थायराइड। ठीक है, सबसे छोटा पिनाइल। ठीक है, दे आर फाउंड इन पिनाइलोसाइट सेल्स। और पिनाइल बॉडी सिक्रेट्स हार्मोन, ये मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, विच इज़ एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। फिर देखो पिनाइल ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन, लोकेशन होता है इसका डॉर्सल साइड ऑफ फॉर ब्रेन, मेलाटोनिन हार्मोन को ही रिलीज करता है। अगर मेलाटोनिन बढ़ जाए बॉडी में, हमारी स्किन हो जाती है डार्क। मेलाटोनिन कम हो जाए, हमारी स्किन हो जाती है फेयर। मेलाटोनिन रात में बेटा बढ़ जाता है तो नाइट में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और मेलाटोनिन का दिन में यानी कि आफ्टरनून में सबसे कम प्रोडक्शन होता है आफ्टरनून में। ठीक है, बात करेंगे पेनक्रियास की। पेनक्रिया बेटा एक ऐसा ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलते हैं दोनों ही ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन भी होता है ये 1% और एक्सोक्राइन होता है 99%। यस, एक्सोक्राइन 99%, लेकिन अगर 1% ये एंडोक्राइन है तो उसको भी कंसीडर किया गया है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड में एक होता है आइलेट्स ऑफ लैग्रीहांस, ये प्रोड्यूस करता है अल्फा सेल बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागन बनाते हैं और बीटा सेल में बेटा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन जो कि हमारे बॉडी के ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बात करेंगे एक्सोक्राइन की, बेटा ये एसिनर सेल्स होते हैं और ये पेनक्रियाटिक जूस निकालते हैं। पेनक्रियाटिक जूस निकालते हैं। ठीक है, ये देखो पेनक्रियास, अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागन, बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन, और बेटा पीपी सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पेनक्रियाटिक जूस, ये आपका डेल्टा सेल है। अब देखो अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए तो वो टूटता है, कन्वर्ट हो जाता है फैट में। फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में? उसे कहते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट सेल्स में या एडिपोसाइट्स टिश्यूज में, एडिपोसाइट यानी कि फैट सेल क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ये प्रमोट करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। फिर देखो बेटा जी हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास, एक है ग्लूकागन, बेटा ये प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल में। ये क्या करता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। जब ये बढ़ जाता है बॉडी में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी में। और इसका टारगेट सेल क्या है? हेपेटोसाइट। हेपेटो मतलब क्या? लीवर सेल। हेपेटो मतलब क्या? तो जो लीवर के सेल्स होते हैं उन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। दूसरा बेटा इसका फंक्शन क्या है? ग्लूकागन का फंक्शन क्या है? ग्लूकोजेनेसिस, प्रमोट करता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और ग्लूकोज का प्रोडक्शन। फिर ग्लूकोनोजेनेसिस, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक प्रोटीन फैट, यानी कि चीनी बनाता है कार्बोहाइड्रेट से नहीं, स्टार्च से नहीं, प्रोटीन से और फैट से जो हमारी बॉडी में पहले से है। ये प्रमोट करता है प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड को भी तोड़ता है। इंसुलिन जो ये जो दूसरा हार्मोन है, ठीक है, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये ब्लड शुगर को कम करता है, ये हाइपो है। ग्लूकागन क्या था? हाइपर था। ये क्या है? हाइपो है। ये प्रोड्यूस करता है बाय बीटा सेल। ये टारगेट करता है हमारे लीवर सेल को भी और हमारे फैट सेल्स को। हेपेटो का मतलब क्या हो गया? लीवर सेल।
ये हमारे फैट सेल, वो फैट जो हमारी बॉडी में क्या है बेटा, स्टोर्ड है। नाउ गाइस, ये प्रमोट करता है ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज स्टोर्ड इन द ग्लाइकोजन, उसको ये प्रमोट करता, बढ़ाता है। डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2, यानी कि अगर ये पैनक्रिया अच्छे से काम ना करे, यानी कि अगर इसके हार्मोन्स अच्छे से रिलीज नहीं हुए, तो ये कर सकता है टाइप 1 और टाइप 2 डिजीज, डायबिटीज़। टाइप 1 बच्चों में होता है अक्सर, यानी कि यहाँ पर यंग बच्चों में होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, बीटा सेल डैमेज हो जाता है, सो ये कोई इंसुलिन प्रोडक्शन करता ही नहीं है, बीटा सेल ही खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो जब बीटा सेल है ही नहीं तो इंसुलिन कौन बनाएगा, नहीं बना पाता। दूसरा बेटा टाइप 2, ये एडल्ट्स में होता है, जैसे कि हम, ठीक है, हमारे में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमारे अपने जो खुद के सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं सॉरी, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर देते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए कि एक टाइम के बाद इंसुलिन, कितना भी ग्लूकोज बढ़ जाइए, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इंसुलिन डू नॉट वर्क एंड ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज इन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे तो बीटा सेल ही मर जाता है, यहाँ पे बीटा सेल रहता है, लेकिन वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस, एक ही बार में इतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया कि दोबारा वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, रेजिस्टेंट हो जाता है। यही बात है, ठीक है। ग्लूकागन ये सब लिखा हुआ है। बात करेंगे मेरे बच्चों किस चीज़ की, गोनाड्स की, बात करेंगे टेस्टिस की, बात करेंगे बेटा जी किस चीज़ की, फीमेल की ओवरी की। तो यहाँ पर टेस्टिस, इट इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच इज़ प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक। आपको बता दें कि मेल्स में बेटा ये होता है बेटा टेस्टिस, और टेस्टिस बेटा स्क्रॉटम यानी कि थैले में स्टोर्ड होते हैं, इसे कहते हैं स्क्रॉटम। और ये मेल के सेक्सुअल यानी कि प्राइवेट पार्ट्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस, ठीक है। स्क्रॉटम क्या है बेटा, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, बेटा टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। मेल्स के अंदर स्पर्म को बनाने वाला काम क्या है, टेस्टिस का। यहां पर होता है बेटा एपिडाइडमिस, और यहां पर ये स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, और यहां पर बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहां पर जाता है, और ये यहां पे ब्लैडर जो होता है, उसमें ये मिलता है बेटा, ये दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, वहां पे ये गया, ठीक है। यहां पर आपके कुछ वेसिकल्स होते हैं, आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टाइम पे नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है बेटा कब, 12th में आकर के, ठीक है। सो दिस इज द पीनस, मेल का जो एक्स्ट्रा डक्ट वाला जो ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज पीनस, ठीक है। और ये क्या है, इसे कहते हैं वास डिफरेंस, जो कि स्पर्म को कैरी करके लेकर जाता है। इसको टेस्टिस बोल दिया। ये क्या है, ये वाला थैला जैसा, ये वाला, इसको कहते हैं एपिडाइडमिस। अब ये जो टेस्टिस है बेटा, ये जो टेस्टिस है, मैं उसका एक बार स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। ये टेस्टिस डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। व्हाट इज दिस ग्रीन कलर, ओहो, ये ग्रीन कलर क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। अब देखो, इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, सेमनीफरस ट्यूब्यूल लाइक दिस, जो कि एक्चुअली में स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या है, दिस इज मेरे बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये जो है ब्लू कलर का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये यहां पे मिलते हैं, ठीक है। और यहां पर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पिंक कलर का रिटेटेस्टिस,
ठीक है, दिस इज रिटे टेस्टिस। ठीक, और रिटे टेस्टिस से निकलते हैं बेटा बहुत सारे ब्लड वेजल्स, और ये ब्लड वेजल्स मिलते हैं और ये बेटा खुलते हैं कहाँ पर, दिस इज एपिडाइडमिस, और इसी एपिडाइडमिस से जुड़ा होता है बेटा, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से ही ऐसे जुड़ा होता है बेटा आपका वास डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से ऐसे वास डिफरेंस। तो आपने देखा ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि मैं अब इसकी बात कर रही हूं, इसके स्ट्रक्चर को मैं दिखाती हूं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कैसा होता है, बना लो भाई। यहां पर, ठीक है, यहां पर बेटा आपको देखने को मिलते हैं कुछ जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स या जर्म सेल्स, इसको हम स्पर्मेटोसाइट्स भी कह सकते हैं। दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जो क्या करते हैं, मेल्स में स्पर्म बनाते हैं, उनके पास वो सेल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म को बनाते हैं। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा लेडिग सेल। ठीक है, ये जो पिंक कलर के या पर्पल कलर के आपको दिख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल क्या करते हैं बेटा, ये बेसिकली यही रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको आपकी बुक में एंड्रोजन भी लिखा होगा, एंड्रोजन भी लिखा होता है। ठीक है, फिर देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेटा स्पर्म। ये जो स्पर्म होता है ये अपने आप को खाना पीना खा के मैच्योर बन हो जाता है, तो ये इसका जो सर होता है ये इस सेल के अंदर घुसा होता है, एम्बेडेड होता है, ताकि ये सेल इसको क्या देता है बेटा, बहुत सारा खाना, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट देता है। तो मैम इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं सरटोली सेल, सरटोली सेल। ये जो सरटोली सेल होता है इसका दूसरा नाम होता है नर्स सेल। ये क्या करता है, इस यंग स्पर्म को, व्हाट इज दिस ब्लू कलर, दिस इज द स्पर्म, ये स्पर्म सेल्स हैं, it takes, sperm cell takes nourishment from Sertoli cell, सरटोली सेल से ये नरिशमेंट लेता है। ठीक है ना, तो आपको पहले मैंने दिखाया ये होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर मैंने आपको दिखाया कि भाई ये जो टेस्टिस है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया, और इसमें मैंने दिखाया कि ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फिर ये स्ट्रक्चर दिखाया मैंने कि अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, और उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया। बस यही पढ़ना है, यहाँ पर भी बस यही लिखा हुआ है कि मेरे बच्चों द पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक, दो टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और ये बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टिस इज कंपेयर टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल इंडस्ट्रियल टिश्यू। ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट।
चलिए, इसमें लेडिक सेल होता है जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है और यही रिलीज करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बता दिया। ठीक है बेटा, ये रहा, ये देखो बनाया हुआ था मैम ने। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये मेल्स में पिच वॉइस, आवाज कितनी होगी, भारी होगी, कैसी होगी, मेल के सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, फिर बेटा जैसे मेल्स को गुस्सा बहुत आता है तो ये उनका सेक्सुअल बिहेवियर है। ठीक है, फिर बेटा स्पर्मटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद मेल्स के जो हेयर आते हैं, कान पे बाल, छाती पे बाल, चेस्ट पे बाल, प्यूबिक हेयर्स और एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें कौन बताता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बात करेंगे ओवरी की, ओवरी बेटा फीमेल्स में होता है, इसमें भी पेयर ऑफ ओवरीज होता है। देखो बेटा यहाँ पर ओवरी भी फीमेल मतलब हमारे स्टमक में होता है यूटेरस, और यूटेरस एक बार बना देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। मैं एक बार देख लेती हूँ बनाया है कि नहीं। चलो यहाँ पर एक बार बना देते हैं यूटेरस। ठीक है, ये है ओवरी, ओवरी ये लिगामेंट से जुड़ी होती है, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर का मैंने अभी आपको पहले बता दिया है, जिसमें मैंने आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट बताया था। ठीक है, ये होता है बेटा सर्विकल कनाल, और ये होता है वजाइना। बेटा यहां पर ये होती है एंडोमेट्रियम वॉल, जो कि यूट्रस की होती है, दिस इज एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, इस पूरे गोल से स्ट्रक्चर को, इसको हम कहते हैं यूटेरस। ठीक, अब देखो बेटा इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे, जो कि अंडे को हर महीने पिक करती है, फिम्ब्रे। इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, नेक जैसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एम्प्यूला, और इसे कहते हैं बेटा इस्थुमस। इन तीनों को मिला करके ये और ये, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है फीमेल का। फंक्शन क्या होता है बेटा ओवरीज का या फिर एफएसएच, है ना, ये जो हार्मोन्स होते हैं। पिच वॉइस, है ना, हमारी पिच हाई होती है लड़कियों की, तीखी सी आवाज होती है, मीठी सी। हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे बालों का डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। और बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, इनका डेवलपमेंट। ये प्रमोट करता है oogenesis, यानी कि अंडे बनाना। ठीक है, हर महीने। फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है बेटा, सॉरी, ये एंडोमेट्रियम की लेयर हर महीने टूटती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये इफेक्ट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। दिस इज फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बेटा ये जो हार्मोन होता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम। बेटा देखो, अगर किसी वुमेन को प्रेग्नेंट होना है तो एंडोमेट्रियम की वॉल टूटनी नहीं चाहिए, वो थिक होनी चाहिए, जिस पे जाकर के बच्चा मटर के दाने के जैसा बच्चा चिपक जाता है और वहीं पे ग्रो करता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है बेटा एल्वोलाई, यानी कि मेमरी ग्लैंड, यानी कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेमरी ग्लैंड्स को बड़ा करता है, उसमें दूध, मिल्क की फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करेंगे बेटा हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट, यानी कि ये हमारे वो हार्मोन्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सबसे पहले गैस्ट्रिन। ठीक है, सबसे पहले हम जीआई ट्रैक्ट का कर रहे हैं। गैस्ट्रिन ये स्टमक में होता है, टारगेट ऑन स्टमक, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। दूसरा है बेटा सिक्रेटिन, ये हमारे ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, ये स्टमक और पैनक्रियाटिक लीवर, इनको क्या करता है बेटा, टारगेट करता है। ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, बाइल सिक्रेशन एंड बाइकार्बोनेट्स, यानी कि सॉल्ट्स को।
एंट्रो ओहो एंट्रोगैस्टेरॉन, ये ड्यूडेनम स्टमक और ये इनहिबिट करता है, ये रिलीज करता है, ये रोकता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है बेटा CCK-PZ, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर में होता है, ये प्रमोट करता है बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन को। ठीक है जी। और ये है हमारा हार्ट आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, जिसे कहते हैं आर्ट्रियल न्यूरोट्रेटिक हार्मोन फैक्टर, जो कि डिक्रीज करता है बीपी को। तो हमारा जो बीपी बढ़ा हुआ रहता है या कम होता है वो डिपेंड करता है बेटा हार्ट के इस आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट पे। ठीक है। फिर बात करेंगे बेटा किडनी की। किडनी, इसमें आपका जक्स्ट्रा मेडुकुलर सेल्स होता है, जो मैम ने बताया भी था, जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल्स, जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है और बेटा ये फॉर्मेशन करता है आरबीसी की, एरिथ्रोपोएसिस की फॉर्मेशन करता है। फिर हम बात करेंगे हॉर्मोन्स, ये क्या रेगुलेट करते हैं बेटा, ये रेगुलेट करते हैं हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर्स लगा के दी हैं ताकि आप लास्ट टाइम में इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक है, समझें और पढ़ें। ठीक। और नेचर ऑफ हार्मोन में बता चुकी हूँ। सो मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया मेरे साथ। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में देखा, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से डक्ट के साथ और डायरेक्ट सिक्रीशन कैसे होता है, हमने नंबर ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारे टेबल्स देखे, मैम ने इतने सारे डायग्राम्स बनाए और आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। होपफुली दिस चैप्टर इज रॉकिंग एंड आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं लेकर आऊंगी फिर से एक नया वन शॉट आप लोगों के लिए, आपकी ही डिमांड पे। हैव अ नाइस टाइम, ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।